नमस्कार। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सरकार की असफलताओं की बात हो और स्मृति ईरानी का नाम याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी दी गई डिग्रियों जो चुनावी हलफनामों में दर्ज थी, उन पर विवाद शुरू हुआ और फिर आगे पता चला कि सचमुच जो शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई थी वो तो थी ही नहीं। भारत में वैसे भी राजनेता होने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो अगर हलफनामों में सच भी लिख दिया जाए तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी बिहार के सम्राट चौधरी से लेकर कई बड़े नेताओं तक लोग गलत या भ्रामक क्यों लिख जाते हैं पता नहीं। सोशल मीडिया के दौर में इसकी पोल खुलनी ही है, ये तो समझना होगा। जो भी हो, ये केवल विवादों की शुरुआत भर थी और इतने पे मामला खत्म नहीं हुआ था। स्मृति ईरानी के शिक्षा मंत्री रहने के दौर में जो सबसे बड़ा विवाद था वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। रोहित वेमुला नाम के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में पुलिस जांच में उनके दलित ना होने, गलत कागजों के जरिए एडमिशन लेने और भारी कर्ज में डूबे हुए होने जैसी बातें सामने आईं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छात्रों के वैचारिक मतभेद और असंतोष इतने बढ़ चुके थे कि मंत्रालय पर प्रशासनिक हस्तक्षेप बनाने के आरोप लगे, जिसके कारण देशव्यापी छात्र विरोध का जो प्रदर्शन था वो सब शुरू हो गया। और अब तो रोहित वेमुला के नाम पर एक एक्ट बनकर इतिहास में दर्ज होने लायक असफलता जो है वो सत्ता पक्ष से चिपका दी गई है। इसी दौर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में हुए एक तथाकथित आंदोलन में राष्ट्र विरोधी नारे लगे, ऐसी बातें हुई और इस दौरान मंत्रालय के रुख के कारण कैंपस में भारी तनाव रहा। कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति शुरू करके कांग्रेस में जाने वाले कुछ नेताओं के लिए यह अच्छा अवसर रहा और ऐसा कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी की एक असफलता राष्ट्र विरोधी कहलाने वाली ताकतों को एक नया नेता देना भी था। इस मामले में डैनियल राजा जैसे जो कम्युनिस्ट नेता थे उनके बच्चे भी शामिल थे, लेकिन बाद में कोई पुलिस कार्रवाई उन पर हुई नहीं। जांच इत्यादि में वो लोग बेदाग निकल करके आ गए और इसकी वजह से समर्थकों का उत्साह भी कम तो हुआ ही होगा। इसी दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे उनसे इनके टकराव की भी चर्चा रही। स्मृति ईरानी का कार्यकाल जो मई 2014 से जुलाई 2016 तक में सिमटा, तो प्रकाश जावड़ेकर को जुलाई 2016 से शुरू होकर के 2019 की मई तक का समय मिल गया। पेपर लीक जो कि एक पुराना मुद्दा रहा है, उसकी बातें शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशवान युग में सामने आने लगी और 2018 में सीबीएसई की कक्षा 10वीं की गणित की और 12वीं की अर्थशास्त्र के पेपर जो थे वो दोनों लीक हो गए। इससे परीक्षा प्रणाली और उसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अपने पक्ष के लोगों की पैठ बनाना जो था वो इस समय तक सत्ता पक्ष शुरू कर चुका था और पुराने और दूसरे पक्ष के जो शिक्षाविद थे उन्होंने इसकी आलोचना भी शुरू कर दी थी। अच्छी बात भी अगर सही ढंग से न रखी जाए तो उससे नतीजे कैसे उल्टे होते हैं, इसका उदाहरण भी शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशवान काल में दिखा। स्कूल के बारे में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि सिर्फ सरकारी फंडिंग पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है, पूर्व छात्रों यानी एलुमनाई से भी मदद मांगे। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण और जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इनका कार्यकाल भी जल्दी ही समाप्त हुआ और मई 2019 से जुलाई 2021 तक के लिए रमेश पोखरियाल निशंक आ गए। इनका जो ज्यादातर कार्यकाल था वो कोविड-19 के प्रबंधन में बीता और सिर्फ इससे ऑनलाइन शिक्षा की जो बुनियादी कमियां थी वो उजागर हो पाई। इससे ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। जेएनयू में एक हॉस्टल फीस को कई गुना बढ़ाने का फैसला लिया गया था इसी दौर में और इसके चलते छात्रों ने 2 महीने से अधिक तक प्रदर्शन किया। उनकी ज्योतिषी की और प्राचीन विज्ञान की डिग्रियों के संबंध में और बयानों के संबंध में कुछ विवाद उठे। महामारी के दौरान जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू हुई उससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट ना होने के कारण जो भारी नुकसान हुआ वो अखबार और एनजीओ अपनी रिपोर्ट्स में दर्ज करते गए, यानी इतिहास में इनकी असफलता भी दर्ज रहने वाली है।
इनका कार्यकाल बहुत छोटा सा था, तो जाहिर सी ही बात है कि असफलताएं भी बहुत कम ही रही हैं। पुराने दौर से जो पेपर लीक की बात हम कर रहे थे, हमने जो शुरू में ही बात कही थी, वो इसलिए कही थी क्योंकि जुलाई 2021 में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनकर आए। ये चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति माने जाते थे और 1997 के पेपर लीक का ही जो उड़ीसा का मामला था, उसका विरोध करने के बाद इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है। इस प्रदर्शन के बाद ये संघ के जो छात्र संगठन एबीवीपी होता है, उससे ये भाजपा में आ गए थे। सत्ता पक्ष के लोगों का यूजीसी में इस समय तक पूरी तरह कब्जा हो चुका था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि एक भी नाम किसी और पक्ष का गिनाया जा सके ऐसा अब नहीं हो सकता। इनके विवाद का जो शुरुआत था वो यूजीसी द्वारा एक काला कानून लाने के साथ ही जो है वो इनके जुड़े विवाद जो है सुनाई देने लगे। गौर करने लायक ये भी है कि 2021 से 2026 की शुरुआत तक ये विवादों और आरोपों से दूर रहने में अभूतपूर्व रूप से सफल रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास के कुछ अध्याय जैसे कि मुगल काल हो गया, गुजरात के दंगे हो गए, डार्विन का विकास का सिद्धांत हो गया, इनको हटाने या छोटा करने को लेकर के शिक्षा विभाग मतलब जो शिक्षाविद होते हैं उन्होंने और विपक्षी दलों ने भी सरकार को अपना एजेंडा चलाने का जो आरोप होता है वो लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत छोटे मोटे आरोप थे। चिकित्सा प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजीसी में बड़े पैमाने पर धांधली, पेपर लीक और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तकनीकी विफलता के गंभीर आरोप जब इन पर लगे, तब विवादों की शुरुआत हुई और इसके कारण देश भर में छात्रों द्वारा तीखे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनके इस्तीफे की पुरजोर मांग पिछले 6 महीने से जारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार बहादुर जनता की सुनेगी? इसके लिए एक बार फिर से हमें धर्मेंद्र प्रधान का इतिहास देख लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों से गहराई से जुड़े रहे हैं। उन्हें भाजपा के भीतर संघ पृष्ठभूमि यानी आरएसएस आइडियोलॉजी वाले सबसे मजबूत और भरोसेमंद मंत्रियों में गिना जाता है। वे आज भी संघ के विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, पथ संचालन में भी दिख जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के उड़ीसा के राज्य सचिव रह चुके हैं। 1995 से 97 के बीच ये राष्ट्रीय सचिव के पद पर भी रहे हैं। एबीवीपी के नेता के तौर पर ही उन्होंने 1997 में उड़ीसा की तत्कालीन सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के एक बड़े मामले में सचिवालय के सामने एक बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और पुलिस लाठीचार्ज जब इसमें हुआ तो उसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। धर्मेंद्र प्रधान 1998 में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा के युवा संगठन जिसे बीजेवाईएम कहा जाता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी बने हैं भाजपा के। और कथित रूप से पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। गौर करने लायक यह है कि यूजीसी के विवादित नियमों का मामला हो या फिर पेपर लीक का, शुरुआत विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के समर्थक माने जाने वाले लोगों ने की थी। सत्ता पक्ष की एक बड़ी असफलता यह भी है कि अपने ही लोगों के असंतोषों की वो सुनवाई नहीं कर पाई है। जल्दी ही धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाँ, असंतोष के नतीजे जो है वो चुनावों पर असर डालेंगे, ये निकट भविष्य में जरूर दिख जाएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में।